च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्यारे देशवासियों, अभी पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही, वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। वह बात यह थी कि आज हम भारत के लोग हर बात का एविडेंस बेस चाहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सदियों तक दास रहे, गुलाम रहे। हम इससे बाहर आकर के अपनी सोच को विकसित करना चाहिए। और दूसरा, अभी उन्होंने 12 मई को ये घोषणा की कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, बनाएंगे। वे अपने भाषण में एक तो शब्द का प्रयोग किया, सर्व आत्मवशम सुखम, और एक वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहिताः। सब कुछ आत्मा जिसके वश में हो, हम आत्मनिर्भर बने, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। अर्थात स्वाधीनता सबसे बड़ा सुख है और पराधीनता सबसे बड़ा दुख है। और वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहिताः, ये वेद मंत्र का भाग है। हम राष्ट्र के सजग प्रहरी बने, या हम राष्ट्र के हितैषी बनकर सदैव जागरूक रहें, ये इस मंत्रांश का भाव है। तो मैं इस पर आज चर्चा करूंगा कि हमारा देश आत्मनिर्भर कैसे बने। प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया और उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं भी की। 20 लाख करोड़ एक बहुत बड़ी राशि आवंटित की इस देश के सुखद भविष्य के लिए। उसको कैसे, कहाँ कहाँ किस प्रकार प्रयोग करना है, यह हमारी वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने इसका पूरा विभाग भी किया, पूरा डिटेल बताए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भारत सरकार को और भारत के नागरिकों को बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। कोई भी देश तब तक आत्मनिर्भर नहीं रह सकता जब तक उस देश का शासक वर्ग, उस देश का राजनीतिक वर्ग, उस देश का शिक्षित समाज, उस देश के सामाजिक नेता और उस देश के नागरिक ये मानसिक और बौद्धिक दासता की जंजीर से बाहर न निकलें। मैं समझता हूँ ये जंजीरें इतनी गहरी हैं कि इनसे बाहर निकलना बहुत कठिन प्रतीत होता है। आज गहराई से विचारें, मैं प्रत्येक भारत के नागरिक को से अपील कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि वे ईमानदारी से आंख बंद करके बैठें और सोचें क्या उनके पास भारतीय क्या है, या शरीर के अतिरिक्त। शरीर भी भारतीय इसलिए क्योंकि हमारे वश में नहीं है कि हम अंग्रेजों जैसा शरीर धारण कर लें, अमेरिकन जैसे बन जाए, जापानी जैसे बन जाए, शरीर से भारतीय। जो कभी मैकाले ने सपना देखा था कि शरीर से भारतीय होगा भारत का युवक, और मन
बुद्धि से अंग्रेज होगा वही हैं। शरीर से बाहर निकले हमारे वस्त्र, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारी कृषि, हमारी शिक्षा, हमारी चिकित्सा, हमारा मनोरंजन के साधन, हमारी पर्यावरण संबंधी सोच, हमारे साइंस टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि रीति रिवाजें, बहुत सारी रीति रिवाजें, यहाँ तक कि पर्वों पर भी विदेशी छाया आने लगी है। उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ विदेशी है। और ऐसे वातावरण में अगर देश के प्रधानमंत्री ये घोषणा करें कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे तो ये बहुत बड़ा साहसिक कदम है। जहाँ तक मुझे लगता है शायद हमारे प्रधानमंत्री यह सोचते हैं कि कुटीर उद्योग धंधे करके किसानों और मजदूरों को आत्मनिर्भर बना करके ही देश आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो वह ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं से कुछ होना बहुत अच्छी बात है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि पराधीनता और स्वाधीनता का प्रारंभ होता है हमारी बुद्धि से, हमारे मन से। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और मन को किसी दूसरे को गिरवी रख देता है, वो लाख दिखावा करे, वो कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता। जब अंग्रेज यहाँ आए, उन्होंने हमें लूटा, सताया, बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद हम उन्हें अपना आदर्श मान बैठे। हम उन्हें अपने से अधिक शिक्षित, सभ्य, वैज्ञानिक सोच वाला मान बैठे। इसलिए हमने उनका भरपूर स्वागत किया और उनके जाने के बाद तो ये भारत और भी अधिक बौद्धिक रूप से गुलाम हो गया। मुस्लिम शासक ऐसा नहीं कर सके, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपने से अधिक श्रेष्ठ मान ले, मन से अपने से अधिक बुद्धिमान मान ले, अपने से अधिक धनवान मान ले, अपने से अधिक शक्तिशाली मान ले, वह व्यक्ति कभी भी उससे स्वतंत्र नहीं हो सकता, कभी भी उसका आत्म स्वाभिमान नहीं जाग सकता। मैं ये नहीं कहता कि किसी से कुछ मत सीखो, लेकिन मैं ये अवश्य कहता हूं कि अपने पूर्वजों से भी सीखो। अपने पास बहुत कुछ है, उसको भुला करके हम दूसरों की ओर देखें, यह है गुलामी। अपने गौरव को भुला करके दूसरों की नकल करने में, दूसरों की दास्ता करने में गौरव अनुभव करते हैं, यह गुलामी। अपनी माता का निरादर करके, तिरस्कार करके, पीड़ित करके दूसरी माताओं का सम्मान करें, यह है गुलामी। मैं केवल इस दास्ता से मुक्त करना चाहता हूं। तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहली दास्ता होती है बुद्धि की, मन की। और बुद्धि की दास्ता हमें शैक्षणिक दास्ता के रूप में सबसे पहले लाती है। देश स्वतंत्र हुआ, हमने विदेशी शिक्षा को अपना लिया, न केवल अपनाया बल्कि उसका हृदय से स्वागत किया। हमें ये लगा कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमें ये लगा कि इन्होंने रेलें लाई, बसें लाई, बहुत कुछ साइंस टेक्नोलॉजी दी। यह दुर्भाग्य अवश्य है कि हमारे भारतवर्ष में यह बहुत कुछ था, लेकिन धीरे धीरे ये लुप्त हो गया। हम अपने धर्म को भूल करके अंधविश्वासों में ऐसे फंसे कि धर्म भी गया और विज्ञान भी गया। एक बात और स्पष्ट कर दूं, धर्म और विज्ञान दो अलग नहीं है। दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है।
वैदिक धर्म वह है जहां अध्यात्म और पदार्थ विज्ञान दोनों का समन्वय है। मैं रिलीजन की बात नहीं करता, मैं मजहबों की मत पंथों की बात नहीं करता, मैं गुरुडमों की बात नहीं करता, मैं केवल धर्म की बात करता हूं, वैदिक धर्म की बात करता हूं, मानव धर्म की बात करता हूं। तो जो देश अपनी शिक्षा को नहीं अपना सकता, स्वदेशी शिक्षा को नहीं अपना सकता, वह देश कभी आत्म स्वावलंबी नहीं हो सकता, कभी भी स्वदेशी विचारधारा को नहीं अपना सकता। आज शिक्षा नीति नई बन रही है, सुनते हैं, पुस्तकें तैयार हो रही हैं, बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा वो स्वदेशी पूर्णता नहीं होगी, हो भी नहीं सकती। क्योंकि मैंने बहुत से विद्वानों को देखा है, स्वदेशी की दिशा में काम करने वाले बहुत सारे शिक्षाविदों को देखा है, वैज्ञानिकों को देखा है। विज्ञान की दृष्टि से वो बिल्कुल अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन, रूस, इजराइल आदि की ही नकल कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं हमारे पास कुछ है नहीं, उनके पास कुछ है तो अवश्य लीजिए, लेना भी चाहिए, कहीं से भी अच्छी शिक्षा में लेना चाहिए। लेकिन वे ऐसा कैसे भूल गए हैं कि उनके पूर्वज मूर्ख थे। आज मेरे पास, मैंने आपको एक पुस्तक दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है एंटी ग्रेविटी हैंडबुक रिवाइव्ड 3rd एडिशन, एडिटेड बाय डेविड हैचर चिल्ड्रेस। और ये पुस्तक कहाँ से छपी है? एडवेंचर्स अनलिमिटेड लिमिटेड प्रेस, यूएसए से है, और कॉपीराइट 1985, 2003, 2010। इस पुस्तक में एक चैप्टर है एंशिएंट इंडियन एयरशिप टेक्नोलॉजी बाय डेविड हैचर चिल्ड्रेस। एक अमेरिका का प्रोफेसर हमें बता रहा है कि प्राचीन भारत में एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी कैसी थी, और हमारे लोग इस पर व्यंग्य करते हैं। हमारे लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं था। जब हम वेद की बात करते हैं, उपनिषदों की बात करते हैं, रामायण महाभारत की बात करते हैं, संस्कृत भाषा की बात करते हैं, तो हमें कहा जाता है कि आप बैलगाड़ियों के ज़माने में ले जाना चाहते हो। हमसे कहा जाता है मोबाइल जिससे प्रचार कर रहे हो, कंप्यूटर, इंटरनेट किसने आविष्कार किया? इस हमारे भारतवर्ष में ये ऐसा देखा जाता है जो दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता होगा। इसमें भारत सिरमौर है। अपने देश को गाली देना, अपनी संस्कृति सभ्यता को गाली देना, अपने पूर्वजों को मूर्ख बताना, ये अपने देश में संभव है। और जो गाली देने वाले हैं वो अपने को बहुत एडवांस समझते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि हमारे सामने कोई ऐसा सो कॉल्ड एडवांस आया तो ज़्यादा देर नहीं टिका, दूर बैठ के गाली दे सकता है, सामने बात नहीं कर सकता। मैंने देखा विज्ञान भारती के वर्ल्ड कांग्रेस ऑन वैदिक साइंसेज में भी भाग लिया 2004 में। आरएसएस की शाखा है विज्ञान भारती, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन बेचारे वो ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन दूसरे की मानते भी नहीं। दो ही अवगुण हैं, जानते भी नहीं है, मानते भी नहीं है, लेकिन जो जानते हैं उसका प्रचार अवश्य पुरुषार्थ पूर्वक कर रहे हैं। ये प्रसन्नता और धन्यवाद की बात है। उनका सोच प्रायः मध्य भारत तक सीमित है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त आदि, चरक, सुश्रुत, इससे पहले उनका सोच नहीं है। कभी कभी महर्षि कणाद और महर्षि भरद्वाज जी का नाम लेते हैं।
मुझे आश्चर्य है इस पुस्तक को जब मैंने पढ़ा, और इस पुस्तक को सबसे पहले मैंने इसका नाम सुना डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी से जब वो संसद में बोल रहे थे। उनका भाषण मैंने सुना, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मैंने उनको धन्यवाद भी किया। फिर मैंने इस पुस्तक को मंगाया और मंगा करके मैंने इसको देखा तो मैं दंग रह गया। दंग इसलिए रह गया कि हमारे देश से कितने शास्त्र चोरी हो गए जो हमारे देश में नहीं है, वो अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में आदि कैसे पहुंच गए, और हमारा देश सोता रहा, हमारा देश लूटता रहा, और आज भी सो रहा है। मैंने बहुत जगाने का प्रयास किया पिछले 6 वर्षों में, लेकिन नहीं जगा। मैं उन लोगों, उन जो बहुत एडवांस समझते, बहुत बोलते हैं, विदेशियों के बहुत जयघोष करते हैं, उनके लिए ही इस पुस्तक को उद्धृत कर रहा हूं। वे सुन लें, मैं किसी ऋषि मुनि की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो ऋषि मुनियों को मूर्ख मानते हैं। ऋषि मुनियों की बात मैं बाद में करूंगा, सारा पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। पर इस पुस्तक में ये लिखता है, चैप्टर पेज नंबर 130, Only a few years ago, the Chinese discovered some Sanskrit document in Lhasa, Tibet, and sent them to the University of Chandigarh to be translated. Dr. Rath Rena of the university said recently that the documents contain direction for building interstellar spaceship. इंटरस्टेलर स्पेसशिप, इसका वर्णन उन डॉक्यूमेंट्स में साथ संस्कृत के थे और चंडीगढ़ भेजा अनुवाद के लिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। आगे लिखते हैं कि नेचुरली इंडियन साइंटिस्ट डिड नॉट टेक द टेस्ट वेरी सीरियसली बट देन बिकम मोर पॉजिटिव अबाउट द वैल्यू ऑफ देम व्हेन द चाइनीज announced that they were including certain parts of the data for study in their space program. This was one of the first instances of the government admitting to be researching anti-gravity. जब चाइना ने उन डॉक्यूमेंट के आधार पर अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को विकसित किया, उसने घोषणा भी की, तब हम थोड़े जागे। लिखते हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट थे डिड नॉट से डेफिनेटली दैट इंटरप्लेनेटरी ट्रेवल वाज एवर मेड बट did mention of all things a planned trip to the moon, though it is not clear whether this trip was actually carried out. However, one of the great Indian epics of Ramayana does have a highly detailed story in it of a trip to the moon in a viman or astra, and in fact detailed a battle on the moon with an Ashwin airship. ये चंद्रमा पर कौन सा युद्ध हुआ, किस युद्ध की बात कर रहे हैं? मेरे पास जो रामायण है, गीता प्रेस गोरख की, रामायण की भी कई संस्करण मिलते हैं भारत में। बहुत सारी चीज़ें मैं समझता हूँ जो ये बता रहे हैं वो उस रामायण के संस्करणों में नहीं है। इसका अर्थ ये है कि बहुत सारे हमारे ग्रंथ भी यहाँ से चले गए और हमें इसकी कोई चिंता भी नहीं। इन्होंने महर्षि भरद्वाज जी के विमान शास्त्र की भी चर्चा की है, बृहद विमान शास्त्र, और जो पब्लिश किया ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड बाय मिस्टर G.R. जोसर, मैसूर, इंडिया, 1979। मिस्टर जोसर
is the director of the International Academy of Sanskrit Investigation located in Mysore। और उसमें देखिए एक कमाल कितनी आश्चर्यजनक बात है, अकॉर्डिंग टू द द्रोण पर्व पार्ट ऑफ द महाभारत and the Ramayana, one Viman described was shaped like a sphere and borne along a great speed on a mighty wind generated by Mercury. It moved like UFO। ऐसे विमान का ही वर्णन कर रहे हैं कि जो UFO डिश टाइप था। और आगे लिखा है रामायण में एक सेलेस्टियल कार ऑफ राम टेक्स राम द हीरो ऑफ Ceylon to Mount Kailash in Tibet, no small distance, and speak of the fiery chariot। भीम की बात कर रहे हैं। भीमा flew along in this car resplendent as the sun and loud as thunder। भीम ऐसी कार में चलते थे जो सूर्य के समान चमकती थी और विद्युत की गर्जना के समान आवाज करती थी। ऐसी कार में उड़ते थे। द फ्लाइंग कैरियट शोन लाइक ए फ्लेम इन द नाइट स्काई ऑफ समर। ऐसे विमान थे जिनको रथ कहा जाता था, जो ज्वालाओं के रात्रि में ज्वाला के गर्मी की रात्रि में ज्वाला के समान दिखाई देते थे। द वेदास एंशिएंट हिंदू पोएम्स thought to be the oldest of all the Indian texts describe vimans of various shapes and size। वेद का नाम लिया, रामायण का नाम लिया, महाभारत का नाम लिया और बृहद विमान शास्त्र का नाम लिया और भी ग्रंथों के नाम, बहुत डिटेल, बहुत सी बातें इसमें। दूसरे देश इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा देश इनकी उपेक्षा कर रहा है। हमारा देश इन पर व्यंग्य कर रहा है। कोई मुझे कहेगा आप विमान बना दो, आप मोबाइल बना के दिखा दो, कहने वाले बहुत हैं। और ऐसे कहने वाले कुछ पढ़ते लिखते नहीं हैं, न वो ज़्यादा पढ़े होंगे, लेकिन वाक्पटु बहुत है, आलोचना करने में बहुत है। लगता है उनको कोई विदेशी पैसा मिलता है। मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि जो मैंने बोला वो मैंने नहीं लिखा। एक अमेरिकी प्रोफेसर लिख रहा है, भारतीय साहित्य को पढ़ कर के लिख रहा है। अब तो हमें लज्जा आनी चाहिए, अब तो हमें लज्जा आनी चाहिए, कुछ सोचना चाहिए कि हम किस युग में जी रहे हैं। हम नकल करने में बहुत मास्टरी है हमारी। शायद 1930 में सीवी रमन जी को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था, रमन इफेक्ट पर। उसके बाद किसी भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला फिजिक्स में जो भारत में रहता हो। सी सुब्रमण्यम को मिला तो भी विदेश में रहते थे, भारत में रहने वाले के बाद। हम किसी नोबेल पुरस्कार विजेता के साथ काम कर लेते हैं हमारे साइंटिस्ट, तो भी बड़े महत्व की बात मानी जाती है। हमें कुछ भी नहीं मिले तो भी खुश हो जाते हैं। ग्रेविटेशनल वेव की खोज पर हम 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को नोबेल मिला। हमारे वैज्ञानिक कुछ साथ में काम किया, उनको हमारे प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद दिया, देना भी चाहिए। लेकिन क्या हमारी हैसियत इतनी ही है? ये आत्मनिर्भर होने के संकेत नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा कि हम आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं। दूसरी एक बात और ध्यान लगा के सुनिएगा, जो मेरी आलोचना करते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जानते कुछ नहीं है। दुनिया का कोई टेक्नोलॉजी का विद्वान इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि टेक्नोलॉजी की उत्पत्ति थ्योरेटिकल फिजिक्स से होती है। पहले थ्योरी जन्म लेती है, उसके बाद इस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके बाद टेक्नोलॉजी बनती है। सीधी टेक्नोलॉजी आज तक न तो बनी न कभी बनेगी, और बन जाए तो बाई चांस की बात अलग है, कोई छोटी मोटी टेक्नोलॉजी बन जाए।
या परंपरा से कोई बना ले, ये संभव है। अब टेक्नोलॉजी की बात भी करूं तो कोई कोई यहाँ बच्चे हमारे देश में भी ऐसे प्रतिभाशाली हैं। अभी पिछले दिनों एक हमारे सामने आया वीडियो, कोई मथुरा में एक बालक ने 12वीं क्लास पास है, उसने मिसाइल बनाई, केवल 4 लाख की लागत में उसने अपनी भूमि बेच दी, उसका पिता भी नहीं है, और उसने उसका प्रदर्शन डीएम के सामने किया, लेकिन इस अभागे देश ने उसको कोई सहायता नहीं दी, और जापान ने 40 लाख का पैकेज दिया। ये हमने कहीं सोशल मीडिया में देखा। ऐसे एक बिहार का बालक था, उसने भी 13 आविष्कार किए, लेकिन उसको भी कोई पूछ नहीं रहा था। कैसे बनेगा ये आत्मनिर्भर भारत? अब थ्योरी की बात करूं, ये जो रामायण महाभारत और वेद की बात अमेरिकी प्रोफेसर ने की, बृहद विमान शास्त्र की, इनकी टेक्नोलॉजी कौन सी थी? ये टेक्नोलॉजी कोई अमेरिका, यूरोप, जापान, जर्मनी, फ्रांस से नहीं लाए थे। इनकी टेक्नोलॉजी वेदों से, वैदिक थ्योरी थी। और थ्योरी क्या होती है? संपूर्ण फिजिक्स, संपूर्ण केमिस्ट्री, सब कुछ का मूल होता है ये सृष्टि विज्ञान। स्पेस के बारे में कुछ जानना है, चार्ज के बारे में जानना है, मास के बारे में जानना है, फोर्स के बारे में जानना है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में जानना है, ग्रेविटी के बारे में जानना है, एंटी ग्रेविटी के बारे में जानना है, टाइम के बारे में जानना है। ये क्या है? ये है फंडामेंटल फिजिक्स, ये थ्योरेटिकल फिजिक्स। इनको जाने बिना कोई भी किसी भी फिजिक्स का निर्माण नहीं हो सकता, कोई सिद्धांत, कोई थ्योरी नहीं आ सकती जब तक इनको नहीं जानेंगे। और इनको जानने में गलती रह जाए, भूल रह जाए, तो क्या होगा? जो थ्योरी बनेंगी उनमें बहुत कुछ गलतियां होंगी, जिनमें फिर सुधार करना पड़ेगा। यही कारण है कि सैकड़ों वर्षों से गैलीलियो कोपरनिकस से चला हुआ फिजिक्स आज पदे पदे बदल रहा है। और अब तो उसके सामने समस्या खड़ी हो गई, संकट खड़ा हो गया, क्राइसिस खड़ी हो गई है कि अब क्या खोज करें। ये सर्न की साइड पे देख लीजिए, क्या खोज करें अब? जब उनके पास कुछ खोजने के लिए नहीं रहा, वैसी स्थिति में क्या भारत उनको कुछ दे सकता है? क्या ऐसा कोई सोचेगा? मैं समझता हूं भारत के वैज्ञानिक इस दिशा में बिल्कुल नहीं सोच सकते। भारत के वैज्ञानिक कैसे करते हैं, बुरा नहीं माने, क्योंकि भारत के वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, मेरे बहुत निकट संबंध भी हैं, लेकिन क्षमा करें, जब पश्चिमी जगत सोचना बंद कर देता है, सोचना धीमा कर देता है, तो भारत का वैज्ञानिक सोचना बंद कर देता है। मैं जब 11वीं कक्षा में पढ़ता था, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी ब्लैक बोर्ड से कभी कोई सवाल या न्यूमेरिकल्स कभी मैंने अपनी कॉपी में नहीं लिखा। मैं केवल देखता था, हमारे लेक्चर पढ़ाते थे, मैं देखता था और देख करके फिर घर जाके अपने आप उनको हल करता था। मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोबारा हल नहीं हुआ। दूसरे मेरे साथी क्या करते थे, जैसा हमारे लेक्चर का चौक चलता था वैसे वो भी अपना पेन चलाते रहते थे, और जब चौक खत्म हुआ अर्थात अध्यापक रुक गए तो विद्यार्थी बस हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। मैं ऐसा नहीं करता था। अध्यापक रुक गया तो मैं सोचता था, एक ऐसा भी हुआ मेरे जीवन में, गणित का सवाल मैंने अध्यापक करे, रुक गए और मैं मेरे से कॉपी लेकर लिखने लगे। मैंने कहा कि गुरुजी सवाल हल हो गया, मैंने कर दिया। अध्यापक भी अच्छे थे, पीठ थपथपाई का, एक ही बालक पढ़ता है, बाकी सब नकल करते हैं। तो हमारे यहाँ भी नकल करने की प्रवृत्ति है। मेरी नकल की प्रवृत्ति कभी नहीं रही। वे जो कहेंगे
हम उनके पीछे पीछे कहेंगे, वे कहेंगे हाँ तो हम कहेंगे हाँ, वे कहेंगे तो ना हम कहेंगे ना। हम नहीं चल सकते एक कदम भी, इस प्रवृत्ति को त्यागना पड़ेगा। और प्रवृत्ति त्यागेंगे कैसे? त्याग ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी साइंस पढ़ रहे हैं वो उन्हीं का तो दिया हुआ है। तो सोचते हैं उनसे ज़्यादा हम कैसे जान लेंगे, उन्हीं का तो दिया हुआ है, अपना तो नहीं है, ऋषि मुनियों का तो है नहीं। इसलिए मैं इस देश को ऋषि मुनियों का फिजिक्स देना चाहता हूं। वैदिक रश्मि थ्योरी ऑफ यूनिवर्स मैंने संसार को दी और इसका खुलासा करना चाहता हूं। वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ लिखा। ऐसा नहीं कि सब कुछ हो गया, अब कुछ करना शेष नहीं है। ये तो एक कदम है। इस एक कदम से ही लाखों कदम चलते हैं, एक कदम से ही लंबी लंबी दूरियां तय होती हैं। एक कदम नहीं बढ़ेंगे तो कोई लंबी दूरी तय नहीं होगी। एक व्यक्ति नहीं चलेगा तो हजारों व्यक्ति नहीं चलेंगे, लाखों नहीं चलेंगे। एक व्यक्ति को पहले बढ़ना पड़ेगा। वो बढ़ने का साहस हमने किया। और बड़े बड़े वैज्ञानिक जिनसे भी हमने चर्चा की, जिनसे फिजिक्स के प्रॉब्लम पर चर्चा की, उनमें से कोई वैज्ञानिक ऐसा मुझे नहीं मिला आज तक जिसने कहा कि आपके प्रश्न बेकार हैं। और किसी को ऐसा लगता है तो हमारे साथ बात करके देखे थोड़ी देर, फोन पे नहीं, यहां आकर के। और दूसरा, डीएसटी के जिस अधिकारी को, जो साइंटिस्ट भी है, जिनसे हमारी 10 मिनट मीटिंग थी, उनसे सवा घंटे मीटिंग हुई। जिनसे 10 मिनट मीटिंग निर्धारित थी, उन्होंने सवा घंटे से ज़्यादा बात की। जिनसे 10-15 मिनट, आधा घंटा की मीटिंग निर्धारित की, पौने 3 घंटे हमारी चर्चा हुई। उनमें से कोई भी अधिकारी ये नहीं कह सका कि आप कल्पना कर रहे हैं। लेकिन क्या कहा, स्वामी जी आपके पास बहुत कुछ है लेकिन हम विवश हैं। साइंस का डिसिप्लिन यह है, हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है कि वैदिक साइंस को डेवलप करें। ये क्या है? ऐसे कैसे आत्मनिर्भरता बनेगी? जिस समय वेद पर रिसर्च करने वाला भी कोई ये दावा नहीं कर रहा हो कि मैं आधुनिक फिजिक्स को वह दे सकता हूं जो उसके पास नहीं है। वो ये तो बताते हमारे यहाँ विमान था, कैसा था, क्या था, वो भी नहीं बताते। और मैं भी नहीं बताता, मैं केवल थ्योरी की बात करता हूं। पर यह भी याद दिलाता हूं कि थ्योरी ही मूल है। नोबेल पुरस्कारों की लिस्ट देखिए, थ्योरेटिकल फिजिक्स पर ही मिले हैं। किसी को विमान पर, किसी को किसी आविष्कार पर मिले, मुझे जानकारी नहीं है, आप देख सकते हैं। भूल को दूर करने का अगर कोई व्यक्ति प्रयास करता है, कोई व्यक्ति दावा करता है, कोई व्यक्ति साहस करता है, तो उसको प्रोत्साहन देने के बजाय उसको कहा जाता है कि उस संगठन से जुड़ के आइए, उस संगठन से जुड़ के आइए, या ऐसे पेपर लिखिए। अब पेपर, थ्योरेटिकल फिजिक्स में पेपर लिखे जाते हैं। पेपर लिखने में भी वहाँ भी दास्ता है। पेपर भी कैसे लिखना, जैसे पेपर लिखने का एक परंपरा आजकल है, वैसा ही फॉन्ट लेना, वैसे लिखना, वो सब वैसे ही लिखना। क्यों हम अपनी स्वतंत्रता से नहीं लिख सकते? क्यों हमें आज़ादी नहीं है कि अपने ढंग से हम किसी बात को प्रस्तुत कर सकें? हर जगह दास्ता। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि सबसे पहले वे इस शिक्षा को, विशेषकर विज्ञान को, विशेषकर फिजिक्स को आत्मनिर्भर बनाने के विषय में सोचें। और फिजिक्स में भी जो मूल है उसको, अगर उसको मैं नहीं कहता कि जो पढ़ाया जा रहा है उसे छोड़ दिया, मैं कहता हूं कि सबको पढ़ा जाए, सबसे सीखा जाए, सबको सिखाया भी जाए, लेकिन सबका पारदर्शिता और ईमानदारी से होना चाहिए। वेद केवल भारत के नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व और ब्रह्मांड के लिए है। इसलिए उस पर किसी एक का अधिकार नहीं है। लेकिन भारत का दावा पहला इसलिए है कि भारत ने इनको सुरक्षित रखा है। लेकिन सुरक्षित रखने वाला भारत अपनी संपदा को खो दिया, और आज कोई बताने जा रहा है तो उसकी सुनी नहीं जाती। तो स्वदेशी की दिशा में बढ़ने के लिए, आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ने के लिए सबसे पहले आप
वैदिक फिजिक्स को समझना सीखिए। उसके आधार पर धीरे धीरे प्रयोग करने की संभावनाओं का पता लगाइए। उसके बाद उसके आधार पर टेक्नोलॉजी विकसित करने का प्रयास करिए। ये सब धीरे धीरे होगा। एक साथ पश्चिमी विज्ञान ने भी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर दी। इस कार्य में सदियों लग जाती हैं, बहुत सारे संसाधन लगते हैं। आप कितना खर्च करते हैं, कुछ इस पर भी करके देखिए, प्रयोग करके देखिए। अगर आप वास्तव में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, स्वदेशी अपनाना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले ये विकल्प प्रस्तुत करता हूं कि वर्तमान फिजिक्स के साथ वैदिक फिजिक्स को भी पढ़ाना सीखिए, स्वीकार करिए, इस पर विचार करिए। और उन्हीं बिंदु जो फिजिक्स में समस्याएं हैं, जिनको नासा नहीं सुलझा रहा, जिनको सर नहीं सुलझा रहा, जिनको और कोई देश सुलझा नहीं पा रहा है, मैं तो ये भी उनको आग्रह कर रहा हूं कि उन समस्याओं को हमारे सामने लाइए। छोटी मोटी समस्या नहीं, बड़ी समस्याएं जो बहुत गहरी हैं, अरबों डॉलर खर्च करके भी जो नहीं सुलझ पा रही हैं, उनको अगर भारत के वैज्ञानिक, इसरो के वैज्ञानिक ईमानदारी से लाएं और हमें बताएं और हमारे साथ मिलके, चैलेंज की बात नहीं, मैत्रीपूर्वक। देखिए, ज्ञान पर सबका अधिकार होता है। इस देश को स्वदेशी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना सबकी साझा जिम्मेदारी है। इसलिए मित्र भाव से हम और वैज्ञानिक मिलकर उन समस्याओं का समाधान खोजेंगे जो कोई भी देश नहीं कर पा रहा। तो पहला सुझाव तो यह है, जब इस दिशा में हम आगे कुछ कर पाएंगे, वैज्ञानिकों को लगेगा पहले कोई भी थ्योरी है, कोई भी विचार है, पहले साइंस का नियम है कि पहले वो लॉजिकल लगना चाहिए, तार्किक रूप से ठीक लगना चाहिए। अगर वो लॉजिकली भी ठीक नहीं लगता, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं देखता है, तो उसको वो विचाराधीन नहीं हो सकता। पहले हमारी लॉजिक देखिए, हमसे चर्चा कीजिए, बातचीत करिए। उसके बाद आपको लगता है कि तार्किक रूप से मेरा विचार ठीक है, तो फिर उस पर काम करिए, मिलकर के काम करिए। कोई हमारी स्पर्धा नहीं है, कोई हमारा विरोध नहीं है। विज्ञान न पूर्व का होता, न पश्चिम का होता, न उत्तर का होता, न दक्षिण का होता, न प्राचीन होता, न अर्वाचीन होता। सब विज्ञान विज्ञान है। ये तो बांट दिया हमारे दुराग्रहों ने, पूर्वाग्रहों ने, हमारी मानसिकताओं ने। जब फिजिक्स में ऐसा हो जाएगा तो जितने भी लोग हैं, विज्ञान भारती के लोग हैं, आर्य समाज के दूसरे कोई विद्वान हैं, या और पौराणिक सनातनी जगत के विद्वान हैं, वे सब मिलकर के इस पर काम करना शुरू करें। हम सब एक मित्र मंडल बनाएं, कुछ वैज्ञानिक हों, कुछ पौराणिक सनातनी भाई हों, कुछ आरएसएस वाले हों, कुछ हम आर्य समाजी हों, सब मिलकर के इस दिशा में काम करें। और विदेशी कोई आना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। जब फिजिक्स में काम हो जाएगा तो फिर धीरे केमिस्ट्री में चलें, और उसके बाद शिक्षा के अन्य, राजनीति है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, आदि विषयों पर काम किया जाए कि प्राचीन भारत में राजनीति शास्त्र क्या था, मनुस्मृति क्या कहती है, चाणक्य नीति क्या कहती है, विदुर नीति क्या कहती है, शुक्र नीति क्या कहती है, कौटिल्य अर्थशास्त्र क्या कहता है, ये जाने। महाभारत में क्या है, रामायण में क्या है। दूसरा बिंदु में लूंगा कृषि और पशुपालन। इसी प्रकार से हम कृषि हमारी स्वदेशी हो। स्वदेशी कृषि का मतलब हमारा बीज विदेशी, हमने बीज विदेशी कंपनियों को दे दिया, हमारा किसान अपना बीज पैदा नहीं कर सकता। अब हमें स्वदेशी याद आ रहा है। हम बीजहीन हो गए। एक बीज बो करके वो बीज वापस उगता नहीं है। क्यों? किसान विदेशी कंपनियों का गुलाम हो गया है। जब पहले ये समझौता हुआ था, तब आरएसएस का स्वदेशी जागरण मंच ने बहुत मुद्दे उठाए थे। गेट समझौता लागू हुआ था, उदारीकरण, ये सब नीतियां आई थी। तब आरएसएस का स्वदेशी जागरण मंच, बीजेपी ने बहुत इसका विरोध किया था। लेकिन आज स्वदेशी जागरण भी सो गया है और विदेशी के मुद्दे पर सब एक जैसे हो गए। विदेशी कंपनियों को आइए, आपका स्वागत है। अब
अब हमें चलिए, अब स्वदेशी की याद आई, बहुत अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। कृषि हमारी अगर आत्मनिर्भर इसमें बने कि यूरिया खाद बनाने में आत्मनिर्भर, डीएपी खाद बनाने में आत्मनिर्भर, केमिकल बहुत सारे पेस्टिसाइड्स बनाने में आत्मनिर्भर, और जेनेटिक मॉडिफाइड बीज बनाने में आत्मनिर्भर, अगर ये आत्मनिर्भरता होगी हमारी, तो आत्मनिर्भरता हमें जहर दे के मार डालेगी और मार रही है, हमारे पर्यावरण को क्षत विक्षत कर देगी। हमारी आत्मनिर्भरता ऐसी हो, गाय पर आधारित जब तक कृषि नहीं होगी तब तक वो स्वदेशी नहीं कहलाएगी। हम इस पर क्यों अनुसंधान नहीं करें? मैंने 8-10 साल पहले बीबीसी में एक समाचार सुना, बिहार के 2 गांवों में कुछ लोगों ने बीज बोया और 29 क्विंटल 1 बीघे में धान लिया, चावल, और बीबीसी में बताया कि यह विश्व रिकॉर्ड है। और उस विधि से कृषि करने के लिए युवा अपनी अच्छी अच्छी नौकरी छोड़ कर आ गए। उनका इंटरव्यू भी लिया बीबीसी ने, और वो भी मैंने सुना। उसके बाद वो चर्चा कहीं देश में नहीं हुई, किसी अखबार में नहीं आया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2 गांवों में यदि इस प्रकार की खेती हुई, गोबर की खाद से हुई, कम पानी से हुई, जिसमें विश्व रिकॉर्ड अनाज पैदावार में हुआ, विश्व रिकॉर्ड बनाया, बच्चे रोजगार छोड़ के खेती में रोजगार करने लगे, तो वह कृषि विद्या आगे क्यों नहीं बढ़ी? उसको कहाँ दबा दिया गया? वो योजना कैसे कहाँ चली गई? यदि यही विद्या पूरे भारतवर्ष में लागू हो तो हमारे सारे देश के आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हमारे किसान के बेटे खेती नहीं करते हैं, छोटी छोटी मजदूरी करते हैं। मारवाड़ के दक्षिण भारत में बच्चे जाकर मजदूरी करते हैं, क्यों? खेती में पैदा नहीं होता। अगर विश्व रिकॉर्ड बना सकते हैं केवल देसी खाद और कम पानी से, तो ये सबको विद्या क्यों नहीं सिखाई गई? राजस्थान में एक बड़े नेता रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, देवी सिंह जी भाटी साहब और हमारे बड़े निकट भी हैं। उन्होंने बताया कि 1 बीघे में 70-80 क्विंटल बाजरा ले सकते हैं वो। और उन्होंने बताया, अपने पौधों को दिखाया भी चित्र मोबाइल से कि देखो ऐसे हमारी बाजरी ऐसे है। छोटे छोटे खड्डे करके गोबर की खाद से, उसमें भी कम पानी प्रयोग हो रहा है, लेकिन शारीरिक श्रम ज़्यादा है। अगर 1 बीघे में 70-80 क्विंटल बाजरा हो सकता है तो देश में इतना खाद्यान्न हो जाएगा कि किसी भी गरीब ये यहाँ से बहुत सारा अनाज निर्यात कर सकेगा और उससे बहुत सारा पैसा, हमारा मुद्रा, विदेशी मुद्रा हमारे पास आ जाएगी। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्यों हम ट्रैक्टर के पीछे पड़े हैं? आत्मनिर्भर बैलों से होगा, आत्मनिर्भर ये हाथों की शक्ति से होगा, मशीनों से नहीं होगा। अगर मशीनों से आत्मनिर्भर करेंगे, मैं नहीं समझता कोई मशीन 70-80 कुंटल ले लेगी। एक मशीन से हम ले सकेंगे। किसी के पास 1 बीघे 2 बीघे खेती है, वो मजदूरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? लेकिन उसमें अगर 70-80 कुंटल बाजरा हो जाता है, अनाज हो जाता है, तो वो क्यों मजदूरी करेगा? क्यों जाएगा दूसरों की गुलामी करने के लिए? वो अपने या दूसरों को रोजगार दे सकता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो कृषि में भी आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें बैल चाहिए, गाय चाहिए, उनकी खाद चाहिए, उनका मूत्र चाहिए। गोमूत्र के नाम से, गोबर के नाम से आज बहुत भड़कते हैं। क्या लिखते हैं? ये बुद्धि भी गोमूत्र खाने से, पीने से आई होगी। उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है कि आप भी कोई गाय का विरोध कर लेगा वो सुन ले, ध्यान से सुन लें उसको। ऐसे पशुपालन, हमने पशुओं को पाला, हमने मुर्गी को पाला, मार के खाया, मछली को पाला, मार के खाया, सूअर को पाला, मार के खाया, पशुओं को मारा, मार के खाया। पशुपालन दूध के लिए होना चाहिए। सुनते हैं इजराइल में एक व्यक्ति बहुत दूध पीता, हमारे नहीं मिलता। जिस देश में भगवान कृष्ण का युग रहा है, भगवान श्री राम का युग रहा है, जहाँ कहते हैं दूध की नदियां बहती थी, उस देश में दूध नहीं मिलता, करोड़ों बच्चों को नहीं मिलता।
जब तक हम गाय और बैल को नहीं बचाएंगे, बैल को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेंगे, ट्रैक्टर की बजाय गाय को बैल को प्राथमिकता नहीं, गाय नहीं बचेगी, बातों करने से नहीं बचेगी। नस्ल सुधार के कार्यक्रम हमारे पास नहीं है। गाय सड़कों पर घूमती है, गौ माता की जय घोष करने वाला हिंदू गायों को बेच देता, कसाईयों को सड़कों पर छोड़ देता है। इस दिशा में हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। मांसाहार के लिए पशु नहीं पालने, इसको बंद करना पड़ेगा। दूध की होना चाहिए। स्वास्थ्य, जब साइंस में फिजिक्स में हमारा रिसर्च होगा तो हमें लगेगा कि आयुर्वेद का भी महत्व है। एक जगह हमें लगे कि हम साइंटिफिक हैं, हमारे पास बहुत बड़ा साइंस है, तो दूसरे फील्ड में भी हमें लगेगा। आज कोरोना है, एलोपैथी में कोरोना की कोई दवाई नहीं, सारा संसार कह रहा है। कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं, सारा संसार कह रहा है। जब कोई दवाई नहीं है तो आयुर्वेद को प्रतिबंधित क्यों किया गया? अब थोड़ी छूट दी है। कैसी छूट? जैसे मान लो एलोपैथी वालों का झोला पकड़ने के लिए वैद्य लोग चले पीछे पीछे, सारी तामझाम उनकी। कहीं कोई गर्म पानी पिला देंगे, काढ़ा पिला देंगे, लेकिन दवाइयां उनको देनी वे दवाइयां जो रोग उन्हें है ही नहीं। टीबी की दवाएं सुना है मैंने कि टीबी की दवाई भी देते हैं, कैंसर की दवाई भी देते हैं, HIV की दवाई देते हैं, स्वाइन फ्लू की दवाई देते हैं, मलेरिया की दवाई देते हैं, ये दवाइयां देते हैं। इनमें से कोई रोग नहीं है तो भी दवाई देते हैं। टीबी या बैक्टीरिया का रोग और कोरोना वायरस का रोग, फिर भी दवाई दे रहे हैं। मुझे टीबी की दवाई दी थी करीब 20 साल पहले, टीबी नहीं थी, कफ हो गया था मेरे, ये समझिए कि लेता रहता तो मैं मर जाता, जिंदा नहीं रहता। ये तो सौभाग्य से एक मिल गए, दूसरे डॉक्टर के पास गए, मुझे टीबी, और उन्होंने ये दवाई बंद करके, एलर्जी का अस्थमा था उसकी दवाई दी, मैं ठीक हो गया। मैं अपना अनुभव ये बता रहा हूँ, मेरे पिताजी भी टीबी की दवाई खाने से मर गए, उनको टीबी नहीं थी। तो कोरोना पेशेंट को टीबी की दवाई जिनको दी जा रही होगी, जिनको कैंसर की दवाई दी जा रही होगी बिना कैंसर के, जिनको मलेरिया की दवाई दी जा रही होगी बिना मलेरिया के, जिनको स्वाइन फ्लू की दवाई दी जा रही होगी बिना स्वाइन फ्लू के, वो पेशेंट क्या बचेंगे? और उस पर भय का माहौल। हम WHO के अधीन आत्मनिर्भर हैं कहाँ? हम ये भी जानते हैं, न्यूज में बहुत सुना, चीन ने क्या किया, चीन का यह सारा रोग दिया हुआ जैविक हथियार, ये भी हमने खूब सुनी है खबरें कि WHO चीन मिले हुए। फिर भी WHO के निर्देशों की पालना करना, चाहे कुछ भी हो जाए। एक चिकित्सा का एक अनिवार्य अंग होता है, एक नियम होता है, रोगी को चिकित्सक धीरज बंधाए, उसको भयभीत न होने दे। जो उसको नहीं पता है रोगी को, उसको जो रोगी को नहीं बताएंगे, परिवार वाले को बताएंगे इसको कैंसर है, इसको हार्ट की समस्या है, कभी रोगी को नहीं बताएंगे। बता दिया तो मर जाएगा वैसे ही। लेकिन आज कोरोना के नाम पर क्या हो रहा है? इतना भय का माहौल, सब भयभीत हैं। एक शहर में कोरोना आया, तुरंत इस प्रकार से कार्रवाई होगी जैसे कोई आतंकवादियों का हमला हो गया। कोरोना का रोगी भयभीत हो जाएगा, और सारी तामझाम को देख करके उसके परिवार वाले भयभीत, उसके मोहल्ले वाले भयभीत, शहर वाले भयभीत, गांव वाले भयभीत, सब भयभीत हो जाए। और उस भय के वातावरण में जब रोगी को रखा जाएगा और उस पर वे तीव्र दवाई दी जाएंगी जो उसको रोग ही नहीं है, तो रोगी बचेगा कि मरेगा? कुछ लोग दावा करते हैं आयुर्वेद का, एलोपैथी वाली मजाक करते हैं कि उनके पास गारंटी है क्या। अब मैं पूछता हूं, आपके पास गारंटी है क्या? आप एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं, गारंटी परिवार वालों से लेते हैं कि मर गया तो तुम गारंटी लो, हम नहीं लेंगे। वे एलोपैथी वाले आयुर्वेद वालों से गारंटी मांगते हैं। जब उनके पास भी दवा नहीं, आयुर्वेद वालों का कहते हैं उनके पास दवा नहीं, तो दोनों की तरफ प्रयोग करने दीजिए। आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान ये है, स्वदेशी ये है कि अपनी स्वदेशी पद्धति को प्रयोग करके तो देखो। जो व्यक्ति पूर्वाग्रह की दीवारों में खड़े होकर के अनुसंधान करना चाहता है, वो व्यक्ति साइंटिस्ट नहीं, कभी नहीं बन सकता। जिसने पहले ही दीवार खड़ी कर दी कि मैं आयुर्वेद पर विचार नहीं करूंगा,
ये नॉन साइंटिफिक है। वो व्यक्ति कभी आविष्कार नहीं कर सकता, कभी कोई बड़ा आविष्कार नहीं कर सकता। जब तक क्षीण से भी संभावना आविष्कार की हो सकती है तब तक आविष्कार करता है, वही व्यक्ति वैज्ञानिक बन सकता है। या तो ये कहिए कि हमको आयुर्वेद की परंपरा में विश्वास नहीं है, हमें ऋषियों की परंपरा में विश्वास नहीं है, हमें वेदों की परंपरा में विश्वास नहीं है, ऐसा भी कहते नहीं आप। ऋषियों की बात भी करते हैं, वेद की बात भी करते हैं, प्राचीन सभ्यता इतिहास ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं, पर आयुर्वेद पर विश्वास नहीं। क्योंकि हम घबरा गए WHO के निर्देशों से। WHO की पोल खुलने के बाद भी घबराए हुए हैं। सावधानी आवश्यक है, आवश्यक नहीं अनिवार्य है, पर जो भय का वातावरण दिया जा रहा है वो हमारी मानसिक दास्ता का परिणाम है। दावा करने वाले भी मैंने बहुत देखे, उनका दावा, उनको परीक्षा क्यों नहीं लेते। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, बहुत वीडियो आप देख सकते हैं। सरकार के पास ये बातें नहीं, ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मिला था, उनके दावे को क्यों नहीं परखते। वो कहते मुझे पेशेंट दे दो या कोरोना मेरे अंदर फैला दो। एक बड़ौदा के हैं भूपेंद्र जी गज्जर, वे कहते हैं कि मैंने ब्रेन कैंसर को ठीक किया है, मैंने गले के कैंसर को ठीक किया, बड़े बड़े लोगों को, नासा में एक वैज्ञानिक की, बहुत बड़े वैज्ञानिक की पत्नी को ठीक किया। वो दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट मुझे 10 पेशेंट दे दे। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को पूरा अपना प्रोजेक्ट बना के भेजा, कोई अभी तक पता नहीं है। ये कैसे स्वदेशी होगा, ये कैसे अपना आत्मनिर्भरता होगी। उनको देखिए एलोपैथी वाला तो कोई दावा भी नहीं कर रहा, आयुर्वेद वाले 2 तो मेरी नज़र में है जो दावा कर रहे हैं, और भी एक और मिले मुझे, जो टाटा जो हॉस्पिटल है कैंसर का मुंबई में, उसमें 25 बार जूनियर साइंटिस्ट रहे। उन्होंने मेरी वीडियो देखी, क्या गाय का अब भी कोई विरोध करे, मुझे फ़ोन किया। 25 बार जूनियर साइंटिस्ट रहने के बाद उन्होंने VRS लेकर के सेवानिवृत्त हुए, MD आयुर्वेद से भी हैं वो, और उन्होंने पंचगव्य चिकित्सा प्रारंभ की, इस पर अनुसंधान किया। वो कहते हैं मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं कुछ वीडियो बनाना चाहता, गवर्नमेंट ने रोक दिया, क्या नहीं आपको सजा हो जाएगी। ये कैसा स्वदेशी, ये कैसी आत्मनिर्भरता होगी। 3 व्यक्ति तो मेरे संपर्क में, विश्वरूप चौधरी जी से मेरा कोई संपर्क नहीं, मैंने सुना है और अच्छा है, लेकिन 2 से मेरा संपर्क भी है। तो बताइए कि इनको अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा। अगर भारत को आर्थिक रूप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाने का सोचना पड़ेगा। मैं एलोपैथी का विरोधी नहीं हूँ, सर्जरी में वो अग्रणी है। आज हमारे पास वो महर्षि सुश्रुत की सर्जरी नहीं रही, सब मिलकर के क्यों नहीं काम कर सकते। बहुत सारे रोग हैं जो एलोपैथी दूर नहीं कर सकता, आयुर्वेद कर देता है। डायबिटीज है, गठिया है, अस्थमा है, और बहुत सारे रोग हैं नेचुरोपैथी से ठीक होते हैं, होम्योपैथी से होते हैं, यूनानी से होते हैं। क्यों नहीं इनको प्रयोग कर रहे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इनका प्रयोग करने पर विचार करें। वैसे कर रहे हैं आयुर्वेद, अभी बाद में छूट मिली, लेकिन ये 2 व्यक्ति जो मेरे सामने हैं, एक से तो मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा मेरे अभी तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब, ये कब तक होता रहेगा। और इसी प्रकार से अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी कहूँ कि लॉकडाउन में हम जो आंकड़े देखते हैं, 3 लाख लोग मरे दुनिया में, और जिन देशों में सबसे ज़्यादा मरे वो एलोपैथी के जनक देश हैं। अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्पेन, इनमें एलोपैथी विकसित हुई, सबसे ज़्यादा उन्हीं में मरे। फिर भी हम उन्हीं की गाइडलाइन पर चल रहे हैं। गरीब देश हैं, उनमें कम लोग मरे, क्यों? क्या इस पर कभी विचार किया? और क्या ये विचार किया कि इतने 4 महीनों में 3 लाख मरे, उनमें ऐसा सुना कि हार्ट के रोगी, किडनी के रोगी, डायबिटीज के रोगी, कैंसर के रोगी, HIV, इन रोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो इनसे पीड़ित हों वही ज़्यादा मरे, बूढ़े ज़्यादा मरे। इस बात का कि सर्वे करके देखें कि वैसे 3-4 महीने में कितने लोग मरते हैं दुनिया में, वो आंकड़ा कितना है।
70-80 लाख, मुझे नहीं पता आंकड़ा क्या है, तंबाकू से प्रतिवर्ष मरते हैं, कोई चर्चा नहीं होती। अगर तंबाकू शराब से होने वाले रोगों के बारे में मीडिया प्रचार करे, उनसे होने वाली मौतों को दिखाए, उनके वीडियो दिखाएं, तो सारा विश्व नशा मुक्त हो जाता। पर ऐसा कोई नहीं करेगा। कोई भी सरकार नहीं चाहती हमारा देश नशा मुक्त हो, शराब नहीं पिए, सिगरेट नहीं पिए, गुटखा नहीं खाए, स्मोक नहीं, क्योंकि इनसे तो उनका इनकम होती है। 70-80 लाख मरे, उनकी कोई चर्चा नहीं, और 3 लाख मरे, उनका आतंक। लॉकडाउन में कितने लोग दूसरे रोगों से मरे होंगे। कोई अगर बीमार हो जाए हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, कोरोना में रिजर्व। हम तो आश्रम में कोई दिक्कत नहीं है, महानगरों में एक एक कमरे में एक एक परिवार रहता है। जरा सोचें उसकी इम्यूनिटी कैसी हो जाएगी 1 महीने में, 2 महीने में। जब वो बाहर निकलेगा तो तुरंत उस पर वायरस का प्रभाव होगा, क्योंकि अंदर बंद, जहाँ शुद्ध हवा नहीं, शुद्ध हवा नहीं, प्रकाश नहीं, तब उसकी क्षमता तो वैसे ही घट जाएगी, फिर वो और जल्दी बीमार होगा, रोगी और ज़्यादा बढ़ेंगे। मैं ये तो नहीं कि मैं डॉक्टर नहीं, इसलिए मैं नहीं कहता लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि दूसरे विकल्पों पर विचार क्यों नहीं किया गया। क्यों आयुर्वेदिक काढ़े का प्रचार पहले से नहीं किया गया? किया तो ऐसे, वही जैसे एलोपैथी का झोला पकड़ने वाले की तरह, जैसे हमारे वैज्ञानिक पश्चिमी वैज्ञानिकों के झोला पकड़ने वाले की तरह व्यवहार करते हैं, वैसा। शब्द कड़वा लग रहा है, लेकिन ये वास्तविकता, ये मेरा दर्द है। इस दर्द को सभी भारतीयों में बांटना चाहता हूं। तो मैं निवेदन करूं इस दिशा में भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आयुर्वेद की बात करते हैं, दावे की बात करते हैं। अच्छा, मुझे आप बता दीजिए कि एलोपैथी वालों को बजट कितना मिलता है और आयुर्वेद वालों के पास क्या बजट रहता है? तुलना करके देख लिए, कितना रिसर्च करेंगे वो इस बजट में। जब ये सब काम होगा तो धीरे धीरे हमारा इंजीनियरिंग जो प्राचीन काल में था, हमारे उद्योग, कौन से उद्योग जरूरी हैं? हमारी शैली विदेशी होगी तो हमें उद्योगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, विलासता के साधन ज़्यादा चाहिए। क्यों नहीं हम पूर्वजों की सभ्यता को अपनाएं? क्यों नहीं उस रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को अपनाएं? क्यों हम विलासता से अलग ना हो? तो बहुत सारे उद्योगों की तो ज़रूरत ही नहीं है। एक कृषि और पशुपालनी सारे भारत को बहुत बड़ी आय दे सकती है, और कुटीर उद्योग, धंधे। तो इन दिशाओं में मैं समझता हूँ इतने क्षेत्र बहुत हैं। हमारा, हाँ, संविधान, हमारे कानून, वो भी सब विदेशी छाया में पल रहे हैं। क्या हम इस विषय में सोचेंगे कि कौन से ऐसे कानून हैं जो हमारी सभ्यता के अनुकूल नहीं है, हमारी आत्मनिर्भरता के विपरीत है? कौन से ऐसे कानून जो नकल करके लाए गए हैं और उपयोगी भी नहीं है? अच्छी बातों की नकल हो तो कोई बात नहीं, अच्छा है, इस पर भी विचार किया जाए। तो आज कुल मिला के सबसे पहले जो मेरा विषय, इस सृष्टि को समझने के लिए वैदिक दृष्टि अपनाई जाए तो हम विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का एक फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं। फाउंडेशन नहीं हो तो एक कदम चल सकते हैं। अभी हम एक कदम भी चलने लायक नहीं है, चाहे हम कितनी ही बातें कर लें। और उसके बाद जब एक दिशा में हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमें सभी दिशा में विश्वास होने लग जाएगा। हमारे शास्त्रों पर अनुसंधान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लोग दिशा में काम करेंगे। जिनका आत्म स्वाभिमान खो गया है उनका आत्म स्वाभिमान जगेगा। जो मेरे भारत को रात दिन गाली देते, मेरे भारत को नहीं, अपने भारत को गाली देते हैं, उनकी गालियां बंद हो जाएंगी। जो हर बात के लिए बाहर देखते हैं वो अंदर देखना शुरू कर देंगे, और हमारा देश समृद्ध होगा, हमारा देश सशक्त होगा, हमारा देश जगतगुरु होगा। आए हम सब भारतीय मिलकर के ये सशक्त, समृद्ध, उन्नत और जगतगुरु भारत का पुनः निर्माण करें जैसा हम पहले थे। और मेरी इस बात को, और मैंने जो कल
कल पत्र भेजा, परसों एक पत्र डाला था माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, सार्वजनिक निवेदन। उसको मैं चाहता हूं आप सभी माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजें या इस वीडियो का अधिक से अधिक प्रचार करें। लोकतंत्र है, शासन जनता के द्वारा किया जाता है, जनता के लिए किया जाता है। जब तक हमारे देश के नागरिक नहीं जागेंगे तब तक सरकारें नहीं जागेंगी। सरकार तभी जागती है जब नागरिकों का दबाव होता है। आज दबाव में आकर के सरकारों ने कितने गलत कदम ही उठाए हैं। क्यों हम सही कदम के लिए सरकार पर दबाव बनाएं और अपने को इस प्रकार से ढालें कि हमें विदेशों की नकल करने में, अंध नकल करने में ग्लानि अनुभव हो, गौरव नहीं। प्राचीन भारतीयों की नकल करने में, अपने बुजुर्गों की नकल करने में हमें अपने गौरव अनुभव हो, ग्लानि नहीं। जब तक हमारी मानसिकता, युवकों की मानसिकता, बच्चों की आवश्यकता मानसिकता ये नहीं होगी, तब तक वो मेरे इस वीडियो का प्रचार करने के अधिकारी भी नहीं है। पहले वो बदलें, एक एक नागरिक बदलेगा, देश बदलेगा, और देश बदलेगा तो विश्व बदलेगा। आए हम इस भारत और विश्व को सुखी संपन्न बनाने के लिए मिलकर सामूहिक प्रयास करें। ईश्वर हमें शक्ति दे। ओम शम।